गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस की तैयारी करवा रहा है और हम लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हैं और साथ में साथ करवा भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 7 होगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जो सेमेस्टर 1 to 3 है और जिनकी MDC पेपर ज्योग्राफी है उनके लिए ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डील करेंगे मानसून विंड्स की, यानी हवा, मानसून हवा, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं जलवायु। आज हम लोग जलवायु यानी मानसून को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्स से रिलेटेड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 1 to 3 MDC पेपर और उसके साथ साथ अगर आप लोग वन लाइनर यानी 1 डे का एग्जाम यानी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम लोग यूनिट 1 का नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यूनिट 1 का नेचर ऑफ ज्योग्राफी का जो सब टॉपिक है वो है मानसून विंड्स यानी मानसून हवाएं को डील करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम आप लोग को मानसून के बारे में अच्छे से अच्छा जानकारी दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है समझिएगा। मानसून संदर्भ देखते हैं इसका क्या बोलता है। भारतीय मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 18 अप्रैल को दक्षिण पश्चिम मानसून का दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया है। देश में मानसून का जो सीजन है वो 4 महीने का होता है, यानी भारत देश में जो मानसून है वो 4 महीने का होता है। मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक सक्रिय रहता है, यानी भारत में बोलिए तो मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक रहता है। दीर्घावधि पूर्वानुमान के दौरान मौसम विभाग कई पैमानों का इस्तेमाल कर इन 4 महीने के दौरान होने वाली मानसूनी बारिश की मात्रा को लेकर संभावना जारी करता है। अब क्या जारी करता है, इससे कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को अपनी जरूरी तैयारियां करने में मदद मिलती है। अब समझिएगा, हम लोग संदर्भ देख रहे हैं। संदर्भ का मतलब है मानसून हवाएं से आप लोग को क्या क्या फायदा हो सकता है, उसके बाद हम लोग अंदर टॉपिक में जाएंगे। अब क्या बोलता है, मानसून कृषि के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कृषि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधी से ज्यादा खेती बाड़ी मानसूनी भारत पर, मानसून बारिश पर ही निर्भर करती है। मतलब कि भारत में जो भी कृषि है वो किस पे निर्भर है, तो मानसूनी बारिश पर ही निर्भर है। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहां भी मानसूनी बारिश बहुत जरूरी होती है। अब देखो, वैसा क्षेत्र जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध है वैसी जगह पे भी कहीं ना कहीं मानसून बारिश बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो नदियां झीलें भी सूख जाएंगी। वस्तुतः ये सभी वे स्रोत होते हैं जहां से सिंचाई के लिए पानी आता है। अब ये सब वो क्षेत्र है जहां से सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी आता है। चलिए, स्पष्ट है कि मानसून समृद्धि का ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी सूचक है। यह सांस्कृतिक रूप से भी हमारी जीवन शैली में रचा बसा हुआ है। अब कहीं ना कहीं मानसून हमारे सांस्कृतिक जीवन से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। ये थी आपकी मानसून का संदर्भ। अब हम लोग समझते हैं मेन टॉपिक का, जिसपे हम लोग आते हैं मानसून, यानी मानसून का अर्थ समझिएगा। मालूम है कि यह पता चलता है कि जो मानसून है यह अरबी शब्द मौसम से बना है। किससे बना है,
अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मिजाज। यानी मानसून का जो शब्द का उत्पत्ति है वो अरबी शब्द मौसम से हुआ, उसका उत्पत्ति किससे हुआ है? अरबी शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ है हवाओं का मिजाज। हवाओं का मिजाज का मतलब है मानसून। अब समझिएगा, शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है। शीत ऋतु यानी ठंडा ऋतु, यानी ठंडा के मौसम में जो हवाएं चलती है वो उत्तर पूर्व, यानी उत्तर इधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इस डायरेक्शन में क्या होती है? हवाएं चलती है, जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। अब देख भैया, ठंडा मौसम में जो हवा चलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? शीत ऋतु मानसून कहेंगे। और ये हवा कैसे चलेगी? तो ये हवा उत्तर से लेकर के पूरब, पूरब से लेकर के दक्षिण, दक्षिण से लेकर के पश्चिम, यानी उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन में जो हवा चलेगी ठंडा के मौसम में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग शीत ऋतु का मौसम कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु अभी चल रहा है भैया, इधर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, यानी अब जो गर्मी के सीजन में जो हवा चल रही है इसके विपरीत दिशा में बहती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर गर्मी का मानसून कहा जाता है। मतलब गर्मी के सीजन में भी जो हवाएं चल रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। अब शीत यानी ठंडा के दिन में जो हवा चलती है वो दक्षिण से चलती है, उत्तर से पूरब होते हुए ठंडा के दिन में जो हवा चल रही है वो उत्तर जाएगी, यानी नॉर्थ में जाएगी, उसके बाद ईस्ट में जाएगी, उसके बाद साउथ में जाएगी, उसके बाद आपका वेस्ट में जाएगी ठंड के मौसम में। ठीक इसके उल्टा आपके गर्मी के मौसम में पहले कहां जाएगी? दक्षिण से स्टार्ट होती है, दक्षिण, पूरब, उत्तर और पश्चिम, यानी उल्टा डायरेक्शन में गर्मी के दिन में ये हवाएं चलती है, जिसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहते हैं। अब देखो क्या होता है, चूंकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों का नौकायान में सहायता मिलती थी। अब देखो, अब कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम में आप लोग को पता है कि हमारी व्यापारी, यानी व्यापार जो होता है वो समुद्र के माध्यम से अधिक होता है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों का नौकायान में सहायता मिलती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड भी कहा जाता है। किसे? तो दक्षिण पश्चिम मानसून को। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में चलती है, और गर्मी में यानी पुराने समय में जब व्यापारी करने नाव से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो वो नाव को धकेलने में कहीं ना कहीं ये हवाएं क्या करती थी? मदद करती थी, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसलिए इसे व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मानसून क्या होती है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं मानसून की शुरुआत कैसे होती है। समझिएगा मानसून की शुरुआत कैसे होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के ऋतु में जब हिंद महासागर, गर्मी के ऋतु में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसका हम डीपली क्लास लेंगे, विथ मैप बताएंगे। अभी एग्जाम है, इसीलिए एग्जाम के बेसिस पे मैं आप लोग को प्रिपेयर कर रहा हूं, यानी अच्छे से गाइड कर रहा हूं कि कैसे एग्जाम में लिखना है। वही बता रहे हैं, समझा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। गर्मी के दिन में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है, विषुवत रेखा यानी हम लोग पढ़े हैं, यानी भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, तो यही भूमध्य के ठीक ऊपर कौन सा? सूरज होता है, तो मानसून का निर्माण होता है। जब सूरज भूमध्य रेखा के ऊपर होगा तो मानसून का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह क्या हो जाती है? गर्म होने लगती है और उसका तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि इस दौरान धरती का तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच चुका होता है।
ऐसे स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती है। समझ। अब भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूरज आती है तो क्या होगा, समुद्र का सतह गर्म हो जाएगा जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत जमीन का जो सतह है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 45 से 46 डिग्री हो जाएगी। ऐसे स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिण हिस्से में, यानी हिंद महासागर कहाँ है, तो भारत के दक्षिण में जो सागर स्थित है उसे हम लोग हिंद महासागर कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती है। ये हवाएं एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा पार कर, किसको, विषुवत रेखा को पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब वही हवा यानी वही भाप जब ऊपर उठता है तो वो क्या हो जाता है, बादल बन जाता है, यानी बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विषुवत रेखा पार करके ये हवाएं और बादल बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं। अब यही हवाएं जो क्या होता है, विषुवत रेखा को पार कर जाती है और बादल बारिश बनते हुए, पानी पड़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ मुड़ जाती है। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, देश के तमाम हिस्से का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है। अब अधिक हो जाता है, अब क्या होता है, देखिए अधिक हो जाता है। ऐसे स्थिति में हवाएं समुद्र से जमीन की ओर बहनी शुरू हो जाती है, समुद्र से जमीन की ओर बहनी शुरू हो जाती है। ये हवाएं समुद्र के जल के भाप यानी वाष्पन से उत्पन्न जल वाष्प को सोख लेती है। अब कहीं ना कहीं ये हवाएं क्या होगी, जल का जो भाप होगा उसको सोख लेती है और पृथ्वी पर आते ही ऊपर की ओर उठने लगती है और वर्षा करते हुए आगे बढ़ते। अब देखिएगा, आज की क्लास समझने से पहले कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कल की क्लास में हम लोग जब चक्रवात को पढ़े थे, ये चक्रवात कहीं ना कहीं उसी से लिंक करेगा आज की क्लास। यानी चक्रवात भी कहीं ना कहीं वायु से लिंक करेगा, यानी मॉनसून से लिंक करेगा कि चक्रवात कैसे आती है, हवा किधर किधर बहती है, भाप कैसे बनता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो उसका खाली स्थान को ठंडी हवा भरती है, और वही गर्म हवा जब ऊपर उठ के बादल बन जाती है तो वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है और नीचे पृथ्वी पर गिरती है। वही लिखा हुआ है, जल वाष्प को सोख लेती है और पृथ्वी पर आते ऊपर की ओर उठने लगती है और वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी, कहां, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद ये मानसूनी हवाएं दो शाखों में विभाजित हो जाती है। अब आप लोग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जानते होंगे। बंगाल की खाड़ी किधर है, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी दिशा में है और अरब सागर भारत के पश्चिमी दिशा में है। तो ये दिशा में होते हुए हमारे मानसून जो है वो दो शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा किन्ने, अरब सागर की तरफ यानी मुंबई, गुजरात एवं राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है, तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर गंगीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में झमाझम पानी बरसने लगता है। मतलब कि मॉनसून हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तरफ दो शाखाओं में बट जाती है, जिससे हमारे पूरे भारत में जुलाई के मौसम में
बारिश होना शुरू हो जाती है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में मानसून प्रवेश कब करती है, तो जुलाई के मौसम में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए क्या बोलता है मानसून का पूर्वानुमान। अब मानसून का पूर्वानुमान क्या है, चलिए देखते हैं। मानसून एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका अनुमान लगाना बेहद जटिल है। कारण यह है कि भारत में विभिन्न किस्म के जलवायु जोन, कौन सा, विभिन्न किस्म के जलवायु पाए जाते हैं, जलवायु जोन और उपजोन है। हमारे देश में 127 कृषि जलवायु उप संभाग है और 36 अधिक, हमारे देश में कम से कम 127 तरह के कृषि जलवायु पाए जाते, मतलब 127 तरह का जलवायु पाया जाएगा कृषि के क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 127 कृषि जलवायु पाए जाएंगे। क्या बोलता है, मॉनसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में, अप्रैल के अभी पार हो गया अप्रैल, वही बोलता है कि मॉनसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में मॉनसून को लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। समझिएगा, अच्छे से इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, मॉनसून विभाग यानी भारत का जो मॉनसून विभाग है वो क्या बताता है कि अप्रैल के मध्य में मॉनसून को लेकर, यानी अप्रैल के मध्य में मॉनसून को लेकर दीर्घावधि यानी एक अनुमान जारी किया जाता है। अब वो अनुमान जारी क्या करता है भैया, समझिएगा क्या होता है, बाद में यानी इसके बाद में, यानी जो अनुमान लगाता है उसके बाद मध्यम अवधि और लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से नाउकास्ट के माध्यम से मौसम विभाग ने अब कुछ घंटे पहले के मौसम की भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। अब देखो क्या होता है, भारत के मौसम विभाग अब जैसे है कि अभी कुछ देर में कैसा मौसम हो जाएगा, कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद कैसा मौसम रहेगा, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग से जानकारी प्राप्त होती है, अनुमान लगा के बोलता है कि आज भारत में, झारखंड में 3 तारीख को, 5 तारीख को पानी पड़ेगा, लू चलेगा, बजर गिरेगा, सब गिरेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या किया जाता है, अनुमान लगा के बताया जाता है मौसम विभाग के द्वारा। अब समझिए क्या बोलता है, दायित्व है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल के वर्षों में सुधार देखा गया है। अब कहीं ना कहीं वो भी मौसम क्या बताया भैया, वो अनुमान लगाती थी, अब कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा के कहीं ना कहीं अब 100% श्योर, 100% नहीं बोल सकते तो कम से कम 70 से 80% श्योर माना गया है कि नहीं, मौसम विभाग सच्ची कहानी यानी सच्चा अनुमान लगाती है। इसका जो अनुमान लगता है वो 70 से 80% सही साबित होती है, सुधार कर रहा है। अभी मध्यम अवधि की भविष्यवाणियों जो 15 दिन से 1 महीने की होती है 70 से 80% तक सटीक निकलती है। अब 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद जो भी भविष्यवाणी हमारे मौसम विभाग करती है उसमें कहीं ना कहीं 70 से 80% क्या होती है, सटीक होती है। हालांकि लघु अवधि की भविष्यवाणी यानी लंबे समय की भविष्यवाणी जो 24 घंटे के लिए होती है करीब 90% तक सही होती है। यानी 24 घंटे के अंदर जो भविष्यवाणी की जाती है मौसम विभाग की तरफ से वो कहीं ना कहीं 90% क्या होगी, सही होती है। देखिए क्या बोलता है, अलबत्ता नाउ कास्ट की, अब ये मौसम विभाग है भैया, अलबत्ता नाउ कास्ट की भविष्यवाणियां करीब करीब 99% सही निकलती है। अब कहीं ना कहीं अलबत्ता जो है वो नाउ कास्ट है, कहीं ना कहीं अलबत्ता नाम के कोई व्यक्ति होंगे वो मौसम विभाग की जानकारी रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भविष्यवाणी होती है 99% सटीक होती है यानी सही होती है। चलिए अब हम लोग मॉनसून को 2 भाग देखेंगे। पहला क्या है,
अल नीनो और ला नीना। ये मानसून के दो प्रकार है, क्या है, अल नीनो और ला नीना। अब हम लोग समझते हैं अल नीनो को। अल नीनो क्या है, देखिएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में, कहा महासागर में, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के निकट, दक्षिण अमेरिका के निकट खासकर पेरू वाले क्षेत्र में यदि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द, यानी कौन सा रेखा, विषुवत रेखा, आप लोग को बार बार बताते हैं, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द समुद्र की सतह अचानक गर्म होनी शुरू हो जाए तो अल नीनो की स्थिति बनती है। यानी अल नीनो जो हवा चलेगी वो गर्म हवा चलेगी, और ये जो अल नीनो की हवा है वो कहां चलेगी, दक्षिण अमेरिका में चलेगी। अल नीनो कहां उठती है, तो अल नीनो हवाएं जो देखने को मिलेगी वो अधिकतर प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। यदि तापमान में यह बढ़ोतरी 0.5 से लेकर के 2.5 डिग्री के बीच हो तो यह मानसून को प्रभावित कर सकती है। इससे मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर यह होता है कि अल नीनो का असर देखने से पहले हम लोग आपकी असर की बात करते हैं। अब आपका असर यानी आपका काम का बात करते हैं। क्या काम का बात है, समझिएगा। जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिखिएगा और कहां जाइएगा, सेमेस्टर 2 में जाइएगा, उन लोग के लिए JH एग्जाम्प्लेक्स एक ऑफर लेके आया है। कौन सा, JH एग्जाम्प्लेक्स एक ऑफर लेके आया है कि सेमेस्टर 2 में जिनका भी मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और इसके साथ जितने भी अदर पेपर हैं, वो सारा पेपर का जो तैयारी करवा रहा है JH एग्जाम्प्लेक्स मात्र 599 में। कितना में, मात्र 599 में। 599 में आप जुड़िए और आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे चीज का जानकारी प्राप्त करिए और उससे आप लोग पढ़ाई कीजिए। ये हमारा क्वेरी नंबर यानी JH एग्जाम्प्लेक्स का ये नंबर है। इस पे आप लोग कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भैया एग्जाम तो होगा ही, सेमेस्टर 1 का जैसे हो रहा है उसी तरह सेमेस्टर 2 का होगा एग्जाम। तो सेमेस्टर 2 का तैयारी करना है तो कर लो मात्र 599 में। कितना में, 599 में। और ये 4 चीज अगर आपके पास है, लाइव क्लासेस, नोट्स और जितने भी ये आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये अगर आपके पास है तो आपको अच्छा परसेंटेज, अच्छा नंबर और अच्छा नॉलेज गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये है सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए। अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए। अब क्या होता है, सॉरी, सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए। अब सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी पेपर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और जिनकी भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, 2 पेपर हो गया, और साथ में साथ और भी जितने भी एक्स्ट्रा पेपर है वो सारी जो तैयारी करवा रही है मात्र 799 में करवा रही है। कितना में, मात्र 799 में। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको मिल रही है मात्र 799 में। ये अच्छा है आप लोग के लिए ऑफर। सेमेस्टर 3 का एग्जाम होगा जैसे उसी तरह सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम होगा। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि ये JH एग्जाम्प्लेक्स का क्वेरी नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिए और हमारे JH एग्जाम्प्लेक्स की जानकारी प्राप्त करके इस पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। तैयारी कर रहे हैं आप, हम लोग के साथ जुड़ के तैयारी को और भी मजबूत और भी बेहतर बनाइए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी अल नीना को हम लोग पढ़ रहे थे। अल नीनो को पढ़ रहे थे। अब समझिए अल नीनो क्या है भैया, प्रशांत महासागर में उठने वाली जो हवाएं हैं जो दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ती है, जो गर्म हवाएं हैं। क्या है, जो गर्म हवाएं हैं।
अब ये क्या होता है, भूमध्य रेखा की विषुवत रेखा के इर्द गिर्द चलने लगती है। हम लोग देख चुके थे कि भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द क्या होती है, ये हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण ये हवाएं मानसूनी होती है, जो भारत में बारिश करवाती है। अब कहीं ना कहीं भारत में जो मानसून आता है वो अल नीनो हवाएं चलने के कारण आती है। अल नीनो हवाएं चलने के कारण होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल नीनो की जो उत्पत्ति यानी अल नीनो जो हवा चलता है वो कहां से शुरू होता है, वो दक्षिण अमेरिका यानी प्रशांत महासागर से उठती है और दक्षिण अमेरिका होते हुए एशिया में प्रवेश करती है, और एशिया में कहीं ना कहीं हमारा भारत है और भारत में वर्षा करवाती है, जो भारत में बारिश करती है। ये हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। ये था अल नीनो। अब आते हैं ला नीना। ये कहीं ना कहीं मानसून की हवाएं का नाम है, अल नीनो और ला नीना। अब ला नीना क्या है समझिएगा। प्रशांत महासागर में उपरोक्त स्थान पर कभी कभी, अब देख वो गर्म हो गया था इलाका, अब इलाका कहा जेता, ठंडा हो जाता, वो इलाका गर्म हवा चल रहा, इलाका ठंडा हवा चलेगा। समझिएगा, ला नीना प्रशांत महासागर में उपरोक्त स्थान पर कभी कभी ऐसा समय तो कि वहां का जो समुद्र का सतह है वो क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अल नीनो के ठीक विपरीत घटना होती है। अब देख भैया, अल नीनो में क्या घटना हुआ, उसमें गर्म हवा चल रहा था। क्या चल रहा था, गर्म हवा चल रहा था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडा हवा चलने लगती है, जिसे हम लोग ला नीना कहते हैं। क्या कहते हैं, ला नीना कहते हैं। दो ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अल नीनो मतलब गर्मी और ला नीना मतलब ठंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला नीना बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है और इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए देखिए क्या बोलता है, 2009 में मानसून पर अल नीनो के प्रभाव के कारण कम बारिश हुई थी, जबकि 2000 और 2011 में ला नीना के प्रभाव के कारण अच्छी बारिश हुई थी। अब कहीं ना कहीं ला नीनो यानी अल नीनो वो प्रभाव बनाता है ला नीनो में, जिसकी दबाव जो होती है, वायु दबाव घट जाती है, जिसके कारण कम बारिश होती है। वायु दबाव बढ़ जाती है, जिसके कारण अधिक बारिश होती है। यही बोला गया है 2009 में कम बारिश हुआ था और 10-11 में अधिक बारिश हुआ था। तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग मानसून को देख रहे हैं और मानसून के साथ साथ हम लोग अपने भारत की स्थिति को भी देख रहे हैं कि भारत में कैसे मानसून कब आती है और कैसे कैसे आती है। मैं इसका डीपली क्लास लूंगा विथ फिगर, यानी फिगर के सहायता से मैं आप लोग को और भी अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। अब देख भैया, मानसून यानी सामान्य मानसून के फायदे, यानी मानसून सामान्य जब रहेगा तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा, यानी फसल यानी एग्रीकल्चर अच्छा होगा। समझिए क्या बोलता है, बारिश अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है, वहां बारिश होने से अच्छी फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध है, फिर भी तो ऐसे क्षेत्रों में समय समय पर अच्छी बारिश होने से किसानों को नलकूप चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी, अर्थात अच्छे उत्पादन से किसानों को फायदा होगा और खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि भी नियंत्रित रहेगी। सबको पता है भैया, मौसम अच्छा रहेगा, बारिश अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं फसल कृषि भी अच्छी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति भी अच्छा होगा।
दूसरा क्या बोलता है, बिजली संकट कम होगा। अब बिजली संकट कम होगा क्या बोलता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून के 4 महीने में झमाझम बारिश होने से नदियों जलाशय स्तर बढ़ जाता है, इससे बिजली उत्पादन भी अच्छी होती है। बिजली का उत्पादन, यदि बारिश कम हो और जल स्तर कम हो जाता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है। अब सबको कहीं ना कहीं पता है कि बिजली उत्पादन में जो अहम भूमिका जो निभाती है वो पानी ही, यानी पानी ही निभाती है। असली भूमिका पानी का ही होता है। अब इसके साथ साथ क्या होगा भैया, बिजली संकट कम होगा, खाद्यान्न फसल में उत्पादन में वृद्धि होगी और पानी का कमी भी दूर होगा। क्या होगा, पानी का कमी भी दूर होगा। अच्छे मानसून से पीने के पानी की उपलब्धता संबंधी समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा। और साथ ही साथ एक तो नदियों तालाबों में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो जाता है, दूसरे भूजल का भी पुनर्भरण होता है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी। अभी गर्मी बड़ी खतरनाक है तो पानी पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको क्या होती है, इससे राहत मिलती है। बोलते हैं अरे पानी पड़ लो रे तो अच्छा लगे तो अब, तो कहीं ना कहीं आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी। मॉनसून की बारिश जहां एक और खेती बाड़ी जलाशय नदियों को पानी से लबालब कर देती है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से तप रहे देश को भी गर्मी से राहत प्रदान करती है। यह था आपकी मॉनसून से होने वाली फायदे। अब चलिए हम लोग कुछ इनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको अगर उस क्वेश्चन आ गया और वो समझ में नहीं आया तो इसके रोचक तथ्य को लिख सकते हैं। जैसे क्या बोलता है समझिएगा, मॉनसून है हिंद महासागर में उत्पन्न होता है और मई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप में दस्तक देता है। इसके बाद 1 जून को केरल में इसका आगमन होता है। तो मानसून सबसे पहले हिंद महासागर में। ये था पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या बोलते हैं, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके मानसून से वंचित रह जाते। अगर हिमालय नहीं रहता तो उत्तर भारत में मानसून नहीं आता, क्योंकि मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती है और हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाके में क्या करवाएगी बाबा भैया, तो बारिश करवाएगी। यानी हिमालय पर्वत से जब ये हवाएं टकराती है तो भारत के उत्तर इलाके में क्या करती है, बारिश करवाती है, जिसे हम लोग लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। ये थी दूसरी पॉइंट। अब आइए तीसरी पॉइंट को देखते हैं। देश में मानसून के 4 महीने में 89 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। आपको सेंटीमीटर याद नहीं रखना है, क्या बोला है समझिएगा। देश में मानसून के 4 महीने में अधिक बारिश होती है। 80% भारी बारिश मानसून के 4 महीने यानी जून सितंबर के दौरान होती है। यानी साल के जून और सितंबर ये जो महीने हैं वो सबसे अधिक बारिश होती है। ये था तीसरा। चौथा समझिए, चौथा क्या बोलता है, देश के 65% खेती बाड़ी कहाँ भैया, मानसूनी बारिश पर ही निर्भर करती है। सबको पता है कि मौसम अच्छा रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी। बिजली उत्पादन, भूजल का पुनर्भरण, नदियों का पानी भी कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर करता है। ये फैक्ट नंबर था 4। और लास्ट देखते हैं क्या बोलता है, पश्चिम तट और पूर्वोत्तर के राज्यों में, पश्चिम तट और पूर्वोत्तर के राज्यों में 200 से 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि राजस्थान का भैया, राजस्थान और
तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मानसूनी बारिश सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, यानी न के बराबर होती है। और आप लोग को पता है कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी की कमी है। तो ये था आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ना कि थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट। जब हम लेंगे क्लास तो उसमें और डीप जानकारी देंगे। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको आज की जो क्लास है वो मॉनसून हवाएं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मॉनसून हवाओं को समझने से पहले कल की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग चक्रवात को डील किए थे। किसको डील किए थे? चक्रवात को डील किए थे। वही कहीं ना कहीं उसका 60 से 70% इसमें भी हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं। हो सकता है कि कल मैंने और अधिक विस्तार से जानकारी दिया और आज की जो जानकारी वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जानकारी एकजुट है, यानी मिला हुआ है। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।